महाराणा प्रताप जी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वो दो तलवार लेके चलते थे। सामने वाले की तलवार छूट जाती थी या टूट जाती थी तो अपनी एक तलवार दे देते थे, मुकाबला बराबरी का हो। ये उनकी खास बात थी। आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मौका मिल जाता है, लोग कहते हैं निहत्था गर्दन काट लो। वो कहते हैं अच्छा निहत्थे हो गए, ये लो मेरी तलवार, आओ लड़ते हैं। तो ये उनके बारे में बहुत खास बात है। कैमरे के सामने आपको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी दिखाई पड़ रहे होंगे। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा और राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने वीरता और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन किया। आज उनके जयंती पर तमाम सारे उनके चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कार्यक्रम है। और चूँकि सियासत भी पूरे देश में चल रही है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ क्षत्रिय युवा वाहिनी का। और चूंकि आचार संहिता लगी है तो पिछली बार आपने देखा था यहाँ बहुत भीड़ थी। तो प्रशासन की बातों को मानते हुए लोग आए और माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पण किया और वो चले गए। तो इसलिए यहाँ पर 10-12 लोगों से ज़्यादा आपको नहीं दिख रहे होंगे आचार संहिता की वजह से। आज 9 मई है और भारत के स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। तो उनकी जयंती पर हम उनको याद करते हुए यहाँ पर उनकी जयंती को मना रहे हैं। क्षत्रिय वाहिनी मना रहा है और पुष्प अर्पण करके हम उनको याद कर रहे हैं। जी। और क्या कुछ कार्यक्रम इसके बाद आप लोग करेंगे? नहीं, इसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं है। सब लोग आते रहेंगे। 1 घंटे का कार्यक्रम है। माल्यार्पण करते रहेंगे, पुष्प अर्पण करते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे। उसके बाद में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि आप क्षत्रिय वाहिनी के कुछ पदाधिकारी भी हैं, महाराणा प्रताप जी के कुछ कहानियों के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे, आपको भी याद हो? महाराणा प्रताप जी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वो 2 तलवार लेके चलते थे। सामने वाले की तलवार छूट जाती थी या टूट जाती थी तो अपनी एक तलवार दे देते थे, मुकाबला बराबरी का हो। ये उनकी खास बात थी। आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मौका मिल जाता है, लोग कहते हैं निहत्था गर्दन काट लो। वो कहते हैं अच्छा निहत्थे हो गए, ये लो मेरी तलवार, आओ लड़ते हैं। तो ये उनके बारे में बहुत खास बात है। बाकी तो बहुत कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी कहानियाँ उनके घोड़े के बारे में। जैसे कुछ बताइए, घोड़े के बारे में, चेतक के बारे में। एक चेतक था। चेतक 2 घोड़े थे, चेतक और एक चोतक का भाई था। तो जब उस घोड़े को लेकर के दरबार में आए तो जो व्यापारी था उसने कहा ये बहुत स्वामी भक्त है। तो बोले कि इसकी परीक्षा ली जाए। तो घोड़े के चारों पैरों को बांध दिया गया और उस समय जो उसका स्वामी था उसको मारने पीटने लगे। तो घोड़े ने दम लगाया अपना और घोड़े का पैर टूट गया, मतलब उखड़ गया। उसने इतनी ताकत लगाई, इतना बड़ा स्वामी भक्त था घोड़ा। महाराणा प्रताप का एक हाथी था, उसको अकबर ने कैद कर लिया और उसको वो पूरे जीवन खाना खिलाने की कोशिश की। वो उस हाथी ने जो है अकबर के संरक्षण में या अकबर के महल में खाना नहीं खाया, उसने दम तोड़ दिया। तो महाराणा प्रताप जितने बड़े स्वाभिमानी थे, उनके साथी वो चाहे हाथी रहा हो चाहे उनका घोड़ा रहा हो, स्वाभिमानी थे। जी। और ये भी इतिहास में कहा जाता है कि उन्होंने वक्त पड़ने पर घास की रोटियां भी खाई। ये कहा जाता है, ये एक तरह से आप संकेतक मानिए। ऐसा थोड़ी है 20,000 की सेना जो पालन पोषण 20,000 की सेना का कर रहा हो वो घास की रोटी खाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया, अपना किला छोड़ दिया, परिवार के साथ जंगल में भटक रहे थे। तो एक कहावत बनाई गई, एक त्याग के लिए एक संकेतक गढ़ा गया कि घास की रोटी खाई, त्याग के लिए। अच्छा अमित जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, आप क्षत्रिय वाहिनी के आपने बताया पदाधिकारी हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस लोकसभा के अंतर्गत आप रहते हैं? संगठन उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में है। मैं गोंडा में रहता हूँ। तो संगठन गोंडा जिले और केसरगंज और बहराइच बलरामपुर हर जगह काम कर रहा है। मैं मूल रूप से गोंडा लोकसभा में आता हूँ। जी। आपसे अगर हम जानना चाहें कि इस समय क्या माहौल है तो आप क्या बताएंगे? माहौल कुछ नहीं है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट दे दिया, मतलब बिल्कुल खुला छोड़ दिया। किस सीट पर? गोंडा लोकसभा पे। लोकसभा में समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी टीम, बाहर का प्रत्याशी उतार दिया तो वो तो जीत उसी दिन सुनिश्चित हो गई। अब ये देखना है कितने वोटों जीतते हैं। आप ये बताइए, आप अपने घर का मुखिया किसको बनाएंगे? अपने घर के आदमी को बनाएंगे या बाहर के आदमी को बनाएंगे? तो गोंडा के जितने निवासी हैं, जाति और धर्म की बात छोड़ दीजिए, जितने लोग हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि हम अपने परिवार से बाहर के लोगों को समर्थन नहीं देंगे। आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि राजा भैया यहाँ गोंडा से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कम से कम 35% मुसलमानों का वोट उनको मिल रहा है। बाकी तो छोड़ ही दीजिए।
मुसलमानों का वोट मिल रहा है। 35% वोट मिल रहा है उनको। आप 4 जून को जब काउंटिंग होगी देख लीजिएगा। और कैसरगंज में अगर बात की जाए कि तमाम समय तक बृजभूषण जी सत्ता पर विराजमान रहे और अब उनके बेटे आ गए हैं, कितना प्रभाव वहाँ, क्योंकि वहाँ तो प्रत्याशी भी आपके अभी आपने बताया कि बाहर से यहाँ लाया गया है, लेकिन वहाँ तो जो भगत राम मिश्रा हैं वो जस्ट बगल में पयागपुर के ही हैं। आपको नहीं लगता भगत राम मिश्रा के प्रचार को देख करके वो क्षेत्र में जो चलते हैं उस चीज़ को देख के आपको नहीं लग रहा जैसे वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं से चुनाव लड़ता समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दिख रहा है गोंडा या केसरगंज में, वो खाना पूर्ति करते हैं, पार्टी ने दे दिया है। आप बताइए जैसे श्रेया वर्मा जी गोंडा में आई, कौन जानता है इनको? बेनी प्रसाद वर्मा 15 साल पहले आए, लोगों को मूर्ख बना के चले गए, लोग उनको भूल गए, अब फिर इनको यहाँ उतार दिया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में गोंडा में पंडित सिंह जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, न था। और वो जब गोंडा लोकसभा में चुनाव लड़े और राजा भैया 1,62,63,000 वोटों से जीते, तो आज के समय ये आंकड़ा जस्ट डबल होने वाला है, 3 लाख से ऊपर जाने वाला है। यहाँ तो कोई लड़ाई में नहीं है, गोंडा और केसरगंज में तो लड़ाई है ही नहीं। आप मानते हैं कि लड़ाई में नहीं है? लड़ाई ही नहीं है, कोई है ही नहीं, लड़ने वाला है ही नहीं है जी। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। कहाँ आए हुए थे? यही महाराणा प्रताप सिंह के जयंती में आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही दर्जी कुआं के। क्या माहौल है आपकी तरफ चुनाव का? चुनाव का माहौल तो भाई साहब ने बता ही दिया है, यही चल रहा है। भाई वो जैसे बाहर से आई हैं और उसके पहले बेनी प्रसाद जी उनके जो है बाबा लगते हैं, जो कैंडिडेट हैं, भले कौन वर्मा हैं, तो लड़ाई तो कोई है नहीं भैया। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के इस चुनाव में, क्या देखकर वोट करेंगे? अरे अब हम लोग भी मुद्दा का है, वो मुद्दा यह ही है कि हम लोग जिसके साथ हैं। आप भी क्षत्रिय हैं? हाँ, क्षत्रिय हैं हम लोग। योगी मोदी जी के साथ हैं, तो अब राजा भैया के साथ हैं, नेताजी के साथ हैं। अच्छा, क्या जातीय फैक्टर भी है कि अपने बिरादरी वाला लड़ रहा है तो इसलिए अपने बिरादरी के साथ? ऐसा नहीं। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कीर्तिवर्धन सिंह के यहाँ विधानसभा वाइज जो है उनके प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं और अन्य जात हैं, और साथ में एक प्रतिनिधि उनके मुसलमान भी हैं राजा भैया के यहाँ। तो जाति और धर्म का मतलब ही खत्म हो गया। 20 गांव ऐसे हैं मुसलमानों के जहां पर एक वोट किसी दूसरी पार्टी को नहीं मिल रहा है। आप जाएंगे तो पता करेंगे। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने कहा कि 35% मुसलमानों का वोट राजा भैया को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, ब्रजेश सिंह हमारा नाम है। क्या करते हैं आप? हम क्षत्रिय वाहिनी के वित्त सचिव हैं जी। आज महाराणा प्रताप की जयंती में यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव इस बार राष्ट्रवाद पे हमेशा होता चला है, राष्ट्रवाद ही मुद्दा है। अच्छा, बीते दिनों में देखा गया कि पश्चिम के क्षेत्र में क्षत्रिय कुछ नाराज़ दिखे, भारतीय जनता पार्टी से रैलियाँ हुई। क्षत्रिय जो नाराज दिखे जो है तो क्षत्रिय जो है हमेशा इस देश को जो क्षति से बचाया है, जो क्षति से रक्षा किया है, वही क्षत्रिय कहलाया है। जब भी कहीं गलत होगा तो क्षत्रियों ने तलवार भी उठाया है और क्षत्रियों ने जो है देश की रक्षा भी किया है, और क्षत्रिय कभी देशद्रोही हो नहीं सकता है। तो जो पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करेगी, जो देश के लिए हित के लिए कार्य करेगी, क्षत्रिय हमेशा उसी के साथ रहेगा। इस बार इस चुनाव में आप लोग किसकी तरफ हैं? बस वही बता तो रहे, राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो राष्ट्रवादी है, जो कौन पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है? वो तो जग जाहिर है, वो लोगों को पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रवादी है। जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो किसी को दिक्कत होती है, तो जिनको दिक्कत होती है वही राष्ट्रद्रोही हैं। कैसरगंज में देखा गया कि इस बार दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण जी के बेटे को टिकट दे दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे तो परिवारवाद में ऐसा तो है नहीं कि बृजभूषण सिंह को भी टिकट दे दिया, उनके लड़के को भी दे दिया, एक लोग को बिठा के दूसरे लोगों को दे दिया, तो उसमें कौन सा परिवारवाद है? जब उनका परिवार 30 साल 35 साल से राजनीति में सक्रिय है तो इसके तो भागीदार वो बनते ही हैं। तो क्या आप मानते हैं कि लड़ाई उस सीट पर होगी, कैसरगंज सीट पर? कैसरगंज में कौन सी सीट है? कैसरगंज तो हमको लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाली सीट होगी। कैसरगंज की जीत जो है इस बार ऐतिहासिक होगी उत्तर प्रदेश में। दादा, क्या नाम है आपका? माधवराज सिंह। माधवराज सिंह। जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप 1857 की क्रांति में गोंडा का नेतृत्व करने वाले महाराजा देवबख्श सिंह के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है आपने। क्या कुछ इतिहास रहा है उनके बारे में, पहले आप बताइए। महाराज देवबख्श सिंह
इस देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो प्रभावशाली थे, जिनके बारे में हमारी राय या किसी विद्वान की राय या मतलब किसी उसकी राय से नहीं मतलब है, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जिसके पास देश की सारी सूचनाएं थी इकट्ठा, जो उस समय अंग्रेजी सेना का सेनापति था काल्विन कैम्पबेल, जो उस समय युद्ध संवाददाता के रूप में युद्ध दृश्य को कवर कर रहा था हार्वर्ड विलियम रसेल। इन लोगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता इनकी रिपोर्ट पर, इनके बयान पर, कि महाराज देवभक्त सिंह ने देश के आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की और अंग्रेज़ों के पराजय तक उस लड़ाई का नेतृत्व किया। अंत में हारे मन से अंग्रेज खुद मोर्चा छोड़कर भाग गए, लेकिन महाराज देवभक्त सिंह ने कहीं अपनी जो है तलवार नहीं रखी। किन किन मोर्चों पर बाबा लड़ाई हुई थी गोंडा में 1857 के दौर में? गोंडा में 1857 के दौर में गोंडा में एक सरजू नदी के तट पर लमती लोलपुर है और सरजू नदी के तट पर ही नवाबगंज से दक्षिण साइड में मीरन घाट फैजाबाद की ओर से कहलाता है और इधर ढेमुआ घाट, गोंडा में वो ढेमुआ घाट कहलाता है और नवाबगंज के पूरब साइड में जो है वो लमती लोलपुर कहलाता है। लेकिन जो लमती लोलपुर हो या मीरनगंज वाला हो, ढेमुआ घाट हो, यहीं तक हम लोग जानते हैं या देश में तो नहीं चर्चित है, लेकिन हम लोग जानते हैं। उस लड़ाई को हम लोग नहीं जानते, विद्वानों ने या इस सरकार ने हमारे सामने नहीं आने दिया, जिस लड़ाई में अंग्रेज़ों को नतमस्तक होकर युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। कौन कौन सी लड़ाई थी जिसमें पीछे हटना पड़ा? वो लड़ाई का स्थान है मेला घाट, बाकी और जो है वो बहराइच का जो बॉर्डर है भारत और उसका, वहाँ पर मेला घाट है, होलिया मेला एक स्थान है राप्ती तट पर। राप्ती तट की लड़ाई में बुरी तरह से हारी अंग्रेजी सेनाएं और अंग्रेजी सेना नायक और अंग्रेज सरकार की अनुमति से रण क्षेत्र छोड़कर वापस लौट गई और सेनापति ने रिपोर्ट दिया कि हमारी सेनाएं अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जैसा कि इतिहास में कुछ ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने आपस के जो लोग थे उन्होंने कुछ गद्दारी कर दी इस गोंडा के क्षेत्र में, जिसकी वजह से दो लड़ाइयाँ हारनी पड़ी। जी बिल्कुल सही बात विस्तार से चाचा बताइए, दादा बताइए, हमें पूरा समय है, बताइए। तो भाई देखिए, हर लड़ाई में साम दाम दंड भेद का उपयोग होता है। अंग्रेजों ने सारे जो है दम खम का अपने प्रयोग किया। वर्तमान में अयोध्या के राजा, जो अयोध्या राज्य कहलाता था, कभी कहलाया बाद में, वो मूलतः मेहदौना रियासत थी, अयोध्या राज्य नाम का कोई नहीं था। और बलरामपुर, इन दो लोगों ने, ये तो इनकी तो संज्ञा थी, ये तो राजा थे, लेकिन साथ में महाराज देवभक्त सिंह के जो अधीनस्थ या उनके सत्ता के बिल्कुल पाए थे, जिन पर सत्ता टिकी थी, कृष्णदत्त राम पांडे। कृष्णदत्त राम पांडे जी, उनके अंग्रेजी पक्ष में जा मिलने से सरजू तट पर हमको महाराज देवभक्त सिंह को अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। उस सेना को महाराज देवभक्त सिंह को हटाना पड़ा जिस सेना ने बलूचियों को, मद्रासियों को और गोरखों को 6 महीने तक सरजू पार नहीं करने दिया। संसार में गोरखे सबसे प्रसिद्ध हैं लड़ाई में। अच्छा बाबा, लास्ट की जो लड़ाई लड़ी गई 1857 की, वो क्या गोंडा के ही आसपास के क्षेत्रों में लड़ी गई? जो अंतिम लड़ाई हुई, अंतिम लड़ाई उस समय, देखिए आज गोंडा बहराइच अलग अलग है,
तब गोंडा बहराइच अलग नहीं था। गोंडा बहराइच इसी का एक दूसरा नाम था घाघरा प्रदेश। तो घाघरा प्रदेश को के उत्तरी सिरे पर राप्ती है, हमारी ये सरजू है अयोध्या के निकट में, और यहाँ से काफ़ी दूर राप्ती पड़ता है। और राप्ती के नदी के तट पर जो आज बांकी और जो है बहराइच के बीच में बह रही है, वहाँ पर लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरह से हार गए थे। अंग्रेज़ों ने फिर कभी युद्ध मोर्चे पर भारतीयों के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। और ये भी कहा जाता है कि लास्ट समय तक महाराजा देवभक्त सिंह जी ने समर्पण नहीं किया। नहीं, महाराज देवभक्त सिंह ने समर्पण तो करने कोई सवाल ही नहीं था। जो विलियम रसेल की रिपोर्ट है वो और उसकी अंग्रेज सेनापति की रिपोर्ट है, वो महाराज देवभक्त सिंह के साथ 25-30 हज़ार लोगों ने समर्पण नहीं किया। ये नेपाल तक लड़ते हुए चले गए। उधर नेपाल तक लड़ते हुए नहीं चले गए, बल्कि वो हिस्सा जो गोंडा बहराइच क्षेत्र का हिस्सा था, उसको नेपाल को अंग्रेज़ों ने सुगौली संधि के माध्यम से मई 1860 को समर्पित कर दिया। जिस हिस्से को अंग्रेज नहीं जीत सके, जहाँ उनकी सेनाएं नहीं घुस सकी महाराज देवभक्त सिंह के मुकाबले, उस क्षेत्र को उन्होंने कूटनीति करते हुए नेपाल से संधि करके नेपाल को सौंप दिया। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्हीं 4 जिलों में दांग, देवखुर, बांकी और बर्दिया, ये जो 4 जिले हिंदुस्तान के पहले से थे, उनको अंग्रेज़ों ने नेपाल को दे दिया। वहीं पर हमारे लोग आम जन सामान्य के बीच में भूमिगत होकर जीते रहे। और फिर वहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की उन लोगों ने। शुरुआत हुई। अच्छा, बाबा, जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो उनमें बाकी 7 क्रांतिकारी आते हैं, लेकिन महाराजा देवभक्त सिंह का नाम क्यों छूट गया इतिहास के पन्नों में? यह सरकार की साजिश थी। देखें, जो भी विदेशी सरकारें होती हैं, वो उस देश में जिस देश पर वो अधिकार करती हैं, जिस देश के हिस्से पर अधिकार करती हैं, उस देश में कुछ गद्दारों को वो ढूंढती, और जब वो जनता के उसको नहीं जीत पाती हैं तो वो उन्हीं गद्दारों के माध्यम से अपने एजेंडे को लागू करती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अंग्रेज सरकार ने जो तथाकथित स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता का श्रेय खुद लूटना चाहा और हमारे लोगों को, हमारे बीच से लोगों को गायब नहीं कर दिया। हमारे बीच के लोगों को उन्होंने राजनीतिक सत्ता की बागडोर सौंप दी, और इन्होंने अंग्रेजी एजेंडे को बढ़ाने के शर्त पर स्वतंत्र भारत की जो है बागडोर संभाली। और आज देश में बुरी तरह से जो है बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं के विपरीत हमारा जनमानस तैयार है, खड़ा हुआ है। ये 70 वर्षों से संजोया गया। यह देश उनकी बदौलत नहीं आज़ाद हुआ, जिन पर अंग्रेज़ों ने लड़ाई के दौरान, किसी भी तरह की लड़ाई हो, जिन पर अंग्रेज़ों ने काबू पा लिया था, उन पर उनको काबू कर लेने के बाद दया भाव से अंग्रेज़ों ने नहीं भारत छोड़ा। ये अंग्रेज़ों ने चूँकि 1857 में महाराज देवभक्त सिंह की बहुत विशाल सेना को वो कतई काबू नहीं कर पाए, तो वो भय उनको 90 वर्षों तक सताता रहा। और फिर उन्हीं के अनुयायी बाबू सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज को जब वो बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में या संतोषजनक ढंग से नहीं कुचल पाए, सुभाष बाबू गुमनामी में जो है गायब हो गए, तो उस भय से, अज्ञात भय से, अदृश्य भय से अंग्रेज इसको छोड़कर चले गए और श्रेय लूट लिया कुछ लोगों ने, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा देते थे। पता नहीं वो लड़ किससे रहे थे। बाबा, अब चुनाव पर आते हैं, क्या माहौल है चुनाव का आपके? चुनाव का माहौल तो अभी लोगों ने जो बताया वही हमको भी दिखता है।
वैसे गोंडा का माहौल, पुराने आदमी हैं आप, क्या समीकरण रहेगा इस बार? समीकरण कुछ नहीं रहेगा, समीकरण में इतने रहता है हमेशा यहाँ प्रो राजा या एंटी राजा, यही समीकरण क्या चलता है। कारण है कि मनकापुर की राजशाही को शिकस्त देने में कई लोग नाकाम हो जाते हैं? ये महाराज देवभक्त सिंह का आशीर्वाद उनके साथ है। वो महाराज देवभक्त सिंह के वंश परंपरा से आते हैं। मनकापुर एक अलग ठिकाना था गोंडा की शाखा का, और उसने आज़ादी की लड़ाई में चाहे 1857 की रही हो और चाहे सुभाष बाबू के नेतृत्व वाली लड़ाई रही हो, चाहे गांधी के नेतृत्व वाली अहिंसा की लड़ाई रही हो, इन तीनों में उनकी भूमिकाएं थी। और उसके प्रति ये ज़िले की जनता आज से नहीं, प्रारंभ से, जब से चुनाव शुरू हुआ, कोई अन्यथा न ले मेरी बात को, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से इस देश की जनता ने पहली बार, जब अंग्रेज नाकाम रहे जनता को अपने काबू में करने के लिए, अपने समर्थन में खड़ा करने के लिए, तो उन्होंने चुनाव प्रणाली शुरू की, जनप्रतिनिधियों को सत्ता में भागीदारी देने। एक किंवदंती ये चलती है कि जवाहर, हाँ, उन्होंने सत्ता में भागीदारी देने की स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निश्चित किया, और उस निश्चय के साथ जो उन्होंने चुनाव घोषित किया, उसमें उम्मीदवारी राजा मनकापुर उस समय रघुराज प्रताप सिंह, राजा रघुराज सिंह थे, उन्होंने उम्मीदवारी अपनी पेश की। और देवभक्त सिंह के बाद जो शून्य खड़ा हुआ था राजनीतिक हमारे ज़िले में, हमारे इलाके में, उस राजनीतिक शून्य को गोंडा की, बहराइच की जनता ने राजा रघुराज सिंह को चुन करके भरा, और तब से वो परंपरा बराबर। एक ये भी किंवदंती चलती कि जवाहरलाल नेहरू का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया था। नहीं, हेलीकॉप्टर की बात नहीं थी। देखिए, वो था देश में सहकारी खेती, नेहरू जी देश में सहकारी खेती चाहते थे। सहकारी खेती का मतलब हुआ किसानों को भूमिहीन बनाना और खेती को सरकारी क्षेत्र में ले जाना। तो उस समय जितने राजनीतिक संगठन थे, जितने राजनीतिक नेता थे, वो कहते हैं नेहरू जी के प्रभाव के उसमें सब दबे हुए थे, छुपे थे। यहाँ क्या विरोध हुआ था? केवल राजा कीर्तिवर्धन सिंह के बाबा जी राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उसका विरोध किया और सहकारी खेती नहीं चलेगी का नारा दिया उन्होंने। जब नेहरू जी आए गोंडा और मनकापुर, वैसे गोंडा संसदीय क्षेत्र में 3 सभाएं एज प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था, जो देश के इतिहास में एक बेमिसाल घटना है। लेकिन जब वो मंच पर आए भाषण देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो चूंकि यहाँ सन 52 से या 57 से सहकारी खेती के विरुद्ध एक फैसला जनता ने दे दिया था नवाबगंज के उपचुनाव में, तो उसी के तर्ज पर लोगों ने, जनता ने भीड़ ने नीचे से मंच तक आवाज़ दी कि सहकारी खेती नहीं चलेगी। नेहरू जी कुछ बोलते इसके पहले ये नारा गूंजा जनसभा में, और नेहरू जी नाराज हुए, विरोध हुआ और वो चले गए। हाँ, और नेहरू जी बिना कुछ बोले हुए मनकापुर की भी सभा से और गोंडा की भी सभा से वापस चले गए। और उन्होंने ये कहा, उनको बुरा लगा, उन्होंने इसको सामंतवादी जो इलाका कहा उन्होंने, और सामंतवाद को कुचलने की जो है उन्होंने वो किया और चले गए। लेकिन जो है चुनाव जब परिणाम आया तो राजा राघवेंद्र प्रताप के पक्ष में आया। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखेश्वरी सिंह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ क्षत्रिय वाहिनी का। क्षत्रिय वाहिनी के हैं। क्या कुछ आज कार्यक्रम था? महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, उस पर ही आप लोगों ने माल्यार्पण किया होगा, कार्यक्रम होगा। राजनीति का क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? राजनीति का माहौल है कि हमारे यहाँ जो है चुनाव जो है, अभी हमको दादा ने बताया है कि राष्ट्र मुद्दा है। पहली बात, जो कैंडिडेट अब की बार आए हैं, इनके बाबा जी ने हमारे क्षेत्र एक ग्राम सभा है कोयली जंगल, वहाँ पे उन्होंने 50 बीघा ज़मीन
एक प्यारे लाल जी हैं जो बिहार प्रदेश के रहने वाले थे, उनको उनके नाम करवा दिए। वो ज़मीन आज भी डिस्प्यूटेड है, मुकदमा चल रहा है। और उन्होंने जब आए तो ज़मीन का कब्जा किया, कोई विकास तो उनके बाबा किए नहीं, तो इसलिए जनता उनके बात पर या उनके पार्टी पर विश्वास नहीं कम करती है। अच्छा, इसके पहले स्थानीय प्रत्याशी भी रहे हैं यहाँ से, तो उन पर कितना भरोसा, उन पर भी भरोसा जनता ने नहीं दिया है। आप लोगों के क्या मुद्दे होते हैं, क्षत्रियों के क्या मुद्दे होते हैं चुनाव में? क्षत्रियों के कोई मुद्दे नहीं होते। क्षत्रिय हमेशा सार्वजनिक तरफ से हर आदमी का क्षेत्र में काम के लिए हरदम तत्पर खड़ा रहते हैं, छोट बड़ा हर आदमी का सम्मान करते हैं। और उसके बाद जब समय आता है तो आदमी उसी एहसान पे आदमी साथ में रहने का तैयार रहते हैं। बाकी कौन सा मुद्दा है? मुद्दा तो ये है कि क्षत्रिय तो हमेशा देश के लिए, समाज के लिए हर समय 24 घंटा खड़ा है। दोनों सीटों में किसी पर लड़ाई है? कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कैसरगंज की जीत यूपी में सबसे बड़ी जीत होगी और गोंडा में भी बहुत बड़ी जीत होगी। क्या नाम है भैया? सुमित पांडे। कहाँ आए हुए हैं? मैं यहीं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। कहाँ आए हुए थे? कुछ कार्यक्रम था? नहीं, मैं बस बैठा था तो मतलब कार्यक्रम में भी मैंने सोचा कि मैं भाग ले लूँ। महाराणा प्रताप जी की जयंती है, क्या कुछ चुनाव का माहौल है? कितना वर्ष है? आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 17 वर्ष है और चुनाव जिस तरह से देखिए होता आया है उसी तरह से होगा। और हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और हम उनके साथ हैं, करण भैया के साथ हैं। करण भैया के साथ हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए आपके, आप जैसे युवाओं के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने भारत का नाम वैश्विक स्तर पर ऊंचा किया है। जैसे किस तरीके से? किस तरीके से मतलब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब तक कांग्रेस या फिर समाज मतलब जितनी भी सरकारें थी अब तक, तब तक भारत का नाम वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा नहीं था। परंतु जब 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी ने कमान संभाली देश की, तब से देश वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। किन कारणों से प्रसिद्ध हुआ, कारण बताइए। कारण देखिए, मतलब जिस तरह से देश का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जितने भी मतलब मंदिर, राम मंदिर बना। और राम मंदिर बनने से वैश्विक स्तर पर भारत फेमस हो गया? नहीं, देखिए ये वो तो एक आस्था है, लोगों की आस्था है कोई कि काम हमें ऐसे गिनाइए जिनकी वजह से भारत विश्व में डंका बजा, विश्व गुरु हो गया, जैसा मोदी जी कहते हैं। देखिए मैं इसका उदाहरण आपको सीधे स्तर पर ये बताऊं कि जब प्लेग नामक बीमारी हमारे देश में थी तब हमको कनाडा से दवाइयाँ इंपोर्ट करनी पड़ी थी, ठीक है। और जब 2019 में कोरोना आया तब जो है अमेरिका ने हमारे यहाँ से वैक्सीन इंपोर्ट की। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले एस्ट्राजेनेका ने ही वैक्सीन बनाना शुरू किया, तो वो इंडिया की कंपनी तो थी नहीं। देखिए, बनाना उन्होंने शुरू किया, बट इंपोर्ट तो उन्होंने अमेरिका ने भी किया। अमेरिका ने इंडिया से इंपोर्ट नहीं किया। आप पहले ये समझिए ना, अमेरिका ने इंडिया। अच्छा, आप करण जी के समर्थक हैं, कैसरगंज में क्या कुछ काम हुए आप जैसे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए देखिए, मतलब मैं इसको इस तरीके, मुझे अभी इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नहीं, आपने कहा करण भैया का समर्थन कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है ही। ये क्या काम हुए, बृजभूषण जी ने क्या काम किए? देखिए, मैं इस तरीके से समझता हूँ, गोंडा सर्वे में सबसे नीचे था सफाई में। अब आज आप देख सकते हैं यहाँ की गलियाँ, सड़क, सब कुछ देख सकते हैं। मतलब सब कुछ एकदम उन्होंने जितना किया है उतना कोई नहीं कर सकता। किसने किया? प्रतीक भैया ने। प्रतीक भैया ने किया। कैसरगंज में की बात हो रही है, आप करण भैया के समर्थक हैं, क्या कुछ काम हुए युवाओं के लिए, क्या काम हुए, बस ये गिना दीजिए। देखिए, अब इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता। मतलब उन्होंने काम किया, मैं उसको इस तरीके से नहीं गिना सकता, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में गोंडा में क्या कुछ काम हुए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी फिलहाल चल रहा है, जो भी होगा। मतलब मुझे इतना तो पता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या जानते हैं? भारतीय उपराष्ट्रपति? जी नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता है। क्या तैयारी करते हैं आप? मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और करण भैया के समर्थक हैं। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। टीम इंटरनेट की आवाज़ गांधी पार्क में थी। महाराणा प्रताप की जयंती पर तमाम सारे लोग बैठे हुए थे जिनसे चुनाव पर भी चर्चा हुई। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।